नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दंगल में दिग्गज। मध्य प्रदेश के दंगल में अब दिग्गज उतरने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया है, यानी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को एमपी फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यह प्रयोग नया नहीं है। बीजेपी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी ऐसा कर चुकी है। अब इसका कितना फायदा होगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन बीजेपी की सूची पर कांग्रेस निशाना साध रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी ने अपने सूरमाओं का कद छोटा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के दिग्गजों से कांग्रेस कैसे टक्कर लेगी? केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? और क्या बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश में जीत का झंडा फहरा पाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने फिर चौंकाया, केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्याशी बनाया, दूसरी सूची से दिया सियासी संदेश। क्या हैरान रह गई कांग्रेस? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते अब ये केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ते दिखेंगे। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी सूची में बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया उससे कांग्रेस समेत हर कोई हैरान है। लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतारा है। उसके पीछे कई कारण है। अव्वल तो ये कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं, जिससे ये नेता अपनी विधानसभा के अलावा आसपास की कई विधानसभा सीटों को प्रभावित कर पार्टी की झोली में सीटों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने दूसरी सूची से परिवारवाद को झटका दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया है। ऐसे में अब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे ही बीजेपी ने जालन सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इधर दूसरी सूची जारी होने पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी ये प्रयोग कर चुकी है। खैर, केंद्रीय मंत्रियों और सांसद को विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने अपने हैवी वेट नेताओं का कद कम कर दिया है। कि इस सूची में कई तोपों को प्रधानमंत्री और संसदीय बोर्ड ने तमंचा बना दिया है, या यूं कहूं कि डीजीपी ने एसपी को कांस्टेबल बना दिया है और नगर निगम के चुनाव में उन्हें होमगार्ड में भी भेज सकते हैं, यानी ये लोग पार्षद का भी चुनाव लड़ सकते हैं। सिर्फ 2 ही तोप भारतीय जनता पार्टी में रहेगी, एक शाह और दूसरा तानाशाह। उसके अलावा जितनी भी छत्रपों की तोप है वो तमंचा बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने सीट टू सीट मार्किंग की है। यही वजह है कि अब बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया है। इतना ही नहीं, नए ताकतवर और कद्दावर चेहरों को विधानसभा में उतारकर बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि बीजेपी इस बार के चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। साथ ही नए और कद्दावर चेहरों से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और नए चेहरों की ताजगी दिखेगी, जिससे कैंपेन को और धार मिलेगी। खैर, बीजेपी का ये प्रयोग कितना कामयाब रहेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग।
कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विकास बौंदरिया बीजेपी नेता हैं और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कांग्रेस कह रही है तोप को तमंचा बना दिया, दिग्गजों के कद छोटे कर दी, और जिस तरह से रावण को हार सामने दिखी उसने हमने देखा मेघनाथ को, अहिरावण को, कुंभकर्ण को मैदान में उतार दिया था, वैसे ही आपको भी हार सामने दिख रही है। देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को दिग्गज मान रही है, उनका धन्यवाद। उन्होंने महसूस तो किया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश की जनता के काम करने के लिए हमारे नेता दिग्गज हैं। मैं तो यूं कहूंगा के मिश्रा जी से कि वो बताएं तो कि कांग्रेस में कौन से दिग्गज हैं जो अविजित है, जिन्हें ये नेता मानते हैं और जिन्हें जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी सूची कल कांग्रेस को जारी करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी अपने संगठनात्मक रणनीति में किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, कौन लोकसभा का चुनाव लड़े, कौन विधानसभा का चुनाव लड़े, और यहाँ तक कि अगर महापौर ढंग से कांग्रेस चाह रही थी कि महापौर का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, तो यकीनन किसी को महापौर बनाना रहता तो उसमें पार्षद का भी चुनाव उसे लड़ना रहता। तो ये पार्टी की अपनी रणनीति होती है, किसको संगठन में उपयोग में लाना है। ये सब हमारे बड़े नेताओं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का सोचने विचारने का मसला था। उन्होंने एक निर्णय किया है जिससे हम सभी उत्साहवान हैं, और यकीनन जब हमारे बड़े नेता जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जब अपनी सीट पे भी प्रचार करेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी जाके प्रचार करेंगे विदेश भाई, तो उससे करंट जाता है। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस ढंग के प्रयोग हमेशा करती रही है कि हम उस कैंडिडेट को केवल उस सीट के लिए नहीं लड़ाते हैं, वहां से आसपास पे भी उस कैंडिडेचर का प्रभाव पड़ता है। हम ये इसका आकलन करते हैं और इस ढंग से चुनावी रणनीति में उतरते रहे हैं। चुनाव हम गंभीरता से लेते हैं। 230 सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब पे जीतने के लिए लड़ रही है। छिंदवाड़ा में आप कह रहे हैं गंभीरता है, हमारी निडरता है, वो कह रहे हैं आपका डर है। ये दूसरी सूची आपका डर बता रही है। डर का विषय नहीं है, कांग्रेस को डर होगा। मुझे तो ये आकलन करना है कि बंटी साहू जो छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं उसके लिए किसको दिग्गज मानती है कांग्रेस और किसको उतार पाती है और किसको दिग्गज मान के बैकआउट होती है, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा संदीप जी कि आपके यहाँ कौन दिग्गज हैं और जो मैदान में उतरेंगे। क्या आपके यहाँ दिग्गज मैदान में नहीं उतरते? पहली बात तो ये। और दूसरा, जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, अद्भुत है दूसरी लिस्ट जिसने महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है, जीत तय है उनकी। निश्चित रूप से ब्रजेश भाई जैसी सूची वाकई में अद्भुत है। अद्भुत इस दिशा में है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे ना तो अमित शाह जी सहमत है और ना ही कल किसी तरह का भाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मंच पे दिया। उनके 18 साल के एक भी काम उन्होंने नहीं गिनवाए। बहरहाल प्रत्याशी चयन का भारतीय जनता पार्टी का ये उनका अपना आंतरिक मामला है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से लें संदीप भाई, दूसरे तरीके से लें कि बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे हो गए, एक नहीं अनेक चेहरे हो गए सीएम के दावेदार के। आपके यहाँ कौन है? गिनती का एक कमलनाथ जी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एकजुट होके एक लक्ष्य लेके चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट इस बात का है कि शिवराज सिंह के चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है। अब उनका विकल्प क्या हो? तो मध्य प्रदेश में जितने भी इनके मठाधीश थे उन सबको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारने का इनने काम किया है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह के नेतृत्व में 18 साल में जो कांटे बोए हैं, जो पाप किए हैं, उन पापों का फल इन दिग्गजों को भी भुगतना पड़ेगा।
और लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दूसरी सीधी सी बात सूची है देखकर कि ये हमारी धर्मयुद्ध है, संदीप ये भाई, महाभारत है। क्या वो तो कह रहे हैं दूसरी सूची देखकर तमाम मुहावरे उन्होंने सामने रख दिए कि कांग्रेस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं, मुंह चुरा रहे हैं, हाथ पैर फूल गए हैं उनके, और शिवराज जी कह रहे हैं बौखला गए हैं आप लोग। इनके चेहरे देख के समझ में आ रहा है ये सारे के सारे लोग अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे होगा, पहले सरकार में तो जीतो आप, क्योंकि ये जान चुके हैं शिवराज सिंह के चेहरे को जनता नकारने वाली है। और सीधा सीधा है कि ये धर्मयुद्ध है, और इस धर्मयुद्ध में जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें धृतराष्ट्र के रूप में बैठे हुए अमित शाह और माननीय मोदी जी, आपकी पार्टी उपमा दे रही है रामायण का, आप महाभारत ले आए, शहीद कराने वाले हैं जिन पे इनको बड़ा भरोसा रहता आया। लेकिन आप कितने दिग्गजों को उतारेंगे? हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता दिग्गज है। इन्होंने जो चुनाव में 5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, उनके पेट पे लात मार के या उनके हकों पे लात मार के इन दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया। हमारे यहाँ तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर असेंबली में दिग्गज नेता है और भाजपा के प्रत्याशियों को धूल चटाने में सक्षम है। तिवारी जी, मध्य प्रदेश की लौट रहा हूं संदीप भाई, दूसरे दौर में लौट रहा हूं। तिवारी जी, दूसरी सूची के क्या मायने हैं बीजेपी की, क्या रणनीति हो सकती है, और निश्चित तौर पर इस सूची से क्या कांग्रेस में घबराहट है या उसे अपनी रणनीति बदलना होगी? ब्रजेश जी, जो अभी दूसरी सूची है, पिछली भी जो सूची आई थी पिछली बार भी, वो भी बीजेपी ने इस तरीके से निकाला था सूची, जिन सीटों पे बीजेपी को कम मतों से हार मिली थी उन सीटों पर पहले चयन कर लिया गया था। और इनके जो सर्वे रिपोर्ट आई हैं, उन सर्वे रिपोर्ट के आधार पे ये था कि जो सीटें वास्तव में कम 5,000 या 10,000 की मार्जिन से हम हारे थे पिछली बार, उन सीटों पे हम पहले ही घोषणा कर देंगे। इसीलिए इनकी जो चयन समिति थी संगठन की बीजेपी की, उन लोगों ने ये तय किया कि पहले 39 सीटों पे हम पहले ही उनने लिस्ट जारी कर दी। दूसरी जो सूची जारी की उन सीटों पे जारी की जहां कांग्रेस के पिछली बार ज्यादातर कांग्रेस के लोग जीत के आए हैं पिछली बार विधायक। तो आप जैसे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर नंबर 1 से मिला है उनको टिकट, तो कैलाश जी का एक कर आप देखें तो पूरे इंदौर में या पूरे मालवा क्षेत्र में आप देखें तो एक बड़े नेता के रूप में स्वीकार्यता उनकी रही है, और यही कारण है कि इंदौर में भी उनका काफी अच्छा प्रभाव रहा, इसलिए इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी को चुना गया। दूसरी आप प्रहलाद पटेल जी को आप देखें तो उनका भी जो टिकट दिया गया है चयन इसीलिए किया गया है कि जो महाकौशल का अंचल है, जो प्रभाव क्षेत्र है उनका, उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सीट उनके प्रभाव के चलते निकल गया है। दूसरा एक कारण और भी देखिए आप जी समझिए, यहाँ इस बार ये तय नहीं किया गया है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने ये बड़ी बात करी है, और सारे जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे गणेश सिंह जी हो, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय जी को देखें, नरेंद्र सिंह तोमर को देखें, सारे लोगों को उतार दिया है मैदान में। ये कुछ क्षेत्रों को एक बड़ी खुशखबरी, लोगों के जो कार्यकर्ता है वो प्रयास ये करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जीत के आए, हो सकता है इनका कद बढ़ जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, उप मुख्यमंत्री हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष हो जाए। तो ये चयन की जो समिति बनाई गई है इसका भी एक विचार आ रहा है। दूसरी बात आप देखें, कुछ ऐसे लोगों को काट दिया गया जैसे केदार शुक्ला जी का, आप सीधे से देखो तो केदार रीति पाठक जी को टिकट दिया गया है। केदार शुक्ला जी के ऊपर एक आक्षेप लग गया था कि चूंकि वो पेशाब काट जो हुआ उसका काफी वहां और खींचातानी हुआ, और इसके चलते उनका, मुझे लगता है जो कि उसके चलते इनका टिकट काटा गया। लेकिन वहीं पे विश्वामित्र पाठक जी को सिहावल से टिकट दे दिया, जबकि वो पिछली बार बागी प्रत्याशी थे, इस बार बीजेपी में पुनः शामिल हुए और पुनः शामिल आपके हिसाब से ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, इससे फायदा होगा उसको, और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलना पड़ेगी क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है इन चीजों में। कांग्रेस को अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी सीटें जो हम सुनिश्चित किए थे जीतने के लिए, या जो बार हारी हुई थी, जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था कि जिन सीटों पे हम हारे हुए हैं उनका हम चयन पहले करके प्रत्याशियों को घोषणा कर देंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। बीजेपी ने इसमें कहीं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो संदीप भाई, ये बीजेपी की निडरता है कि जो काम आपको करना चाहिए था, आप कह रहे थे 6 महीने पहले कर देंगे, वो नहीं कर पाए, उन्होंने करके दिखा दिया। तो इसको घबराहट कहें या निडरता कहें? घबराहट तो आपकी झलक रही है, अब तक तय नहीं कर पाए आप। ब्रजेश जी, आपको लगता है कि इनकी निडरता है?
ये सत्ता जाने का भय और छटपटाहट है कि कैसे भी सत्ता को हासिल किया जाए। मैं 2003 में आपको ले चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने के पहले इन्होंने 2003 का चुनाव लड़ा तो कई दिग्गजों को चुनाव लड़ाया, जिसमें उमा भारती के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक वैसी स्थिति बन रही है ब्रजेश भाई, ये बड़े दिग्गजों को चुनाव तो लड़ा रहे, इनका मूल मंत्र सत्ता को तो परिणाम भी 2003 जैसा ही आ गया यदि आप कह रहे हैं। जब आप रणनीति 2003 की देख रहे हैं तो हो सकता है परिणाम भी 2003 जैसा ही आए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी परिस्थितियां अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है। उस समय हमारी कमियां या हमारी गलतियों पे चुनाव था, आज भारतीय जनता पार्टी के पापों पे चुनाव है, जिसमें महाकाल बाबा को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। हर तरफ धोखा और 50% कमीशन का राज है। इससे प्रदेश की 8.5 करोड़ आवाम पूरी तरह परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने बैठी है। ये भाग चुके हैं। मैंने आपसे कहा यह धर्म युद्ध है, महाभारत का युद्ध है। इसमें तो धृतराष्ट्र ने अपने बड़े बड़े धनुर्धरों को उतार के उनको शहीद होने के लिए भेज दिया है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ब्रजेश भाई, भले ही धुरंधरों को उतार दिया हो आपने, हश्र वैसा ही होगा जैसे महाभारत में दुर्योधन का हुआ था, रामायण में रावण का हुआ था। विकास जी, देखिए ब्रजेश भाई, हम तो बड़ी सौम्यता से एक रणनीतिक तौर के ऊपर चुनाव को गंभीरता से लेकर चुनावी जंग में हैं। हमारे 2-3 मुद्दे हैं चुनाव में। डबल इंजन की सरकार, यानी प्रदेश में शिवराज जी की सरकार और सेंट्रल में की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके परफॉर्मेंस के तौर पे हम चुनावी में हैं। नंबर 2, हम हमारे संगठन की विचारधारा, और नंबर 3 संगठन की मजबूती, मतलब कार्यकर्ता की मजबूती, और कार्यकर्ता जनता तक ये बात पहुंचा पाए कि गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी होता है वो पूरी की जाएगी। तो पार्टी इस फलसफे पे चुनाव लड़ रही है। हम ना कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिक से परेशान होके माथा पीट रहे हैं। कांग्रेस अंदर तो माथा पीट रही है और आपके सामने दुर्योधन की तरह अपनी जंगा के ऊपर हाथ पटक रही है। मुझे लगता है हश्र इनका होना है, क्योंकि ये दुर्योधनी सोच के साथ में बार बार अपने पैर के ऊपर हाथ पटक के कबड्डी की तरह अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सांस लेने की जो लंबी सांस लेना पड़ती है ना कबड्डी में, वो आपने देखा था कि 15 महीने में ये उतनी लंबी सांस नहीं ले पाए। करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण इनके निकट के लोगों के यहाँ छापे पड़े, खुलासे हुए। जनता तो बाद में परेशान हुई, पहले इनसे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जो थे वो सरकार के अंजाम से भयभीत होकर अपने अंजाम को ठीक ठाक करने में कांग्रेस छोड़ के निकल गए। तो मेरा कहना ये है, तो 2 मिनट में मैं कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा माथा पीटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपनी जंगा पे हाथ पटकने की जरूरत नहीं है कांग्रेस के मित्रों को। भाई चुनाव है, अपने दिग्गज बताइए, चुनाव क्षेत्र में उतरिए, क्या कर सकते हैं आप जनता के लिए। अगर गंभीरता से बता सकते हो तो ठीक है, बाकी मतलब भाषाई कुश्ती करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे कौन मैदान में उतरता है? मैदान में अगर हारने वाला पहलवान भी उतरता है तो वो ये थोड़ी कहता है कि मैं हारने के लिए उतर रहा हूँ, वो आप ही की तरह कहता है भाई साहब। ठीक है, मैदान में तो सब जीतने के लिए उतरते हैं प्रदीप जी, लेकिन एक बात तो तय है और स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी में कार्यकर्ता होते हैं सब, जो पार्टी ने कहा वो मैदान में उतर जाता है, दिग्गज नहीं होते। कांग्रेस में दिग्गज होते होंगे, शायद वो तय करते होंगे कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। क्या इस बार रणनीति बदलना पड़ेगी, उनको भी दिग्गजों को उतारना पड़ेगा? लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कई बार जब ब्रजेश जी आपसे चर्चा हुई, मैंने कहा कि अब कांग्रेस को बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन करने की आवश्यकता है। कारण ये है कि आप देखें तो जिस तरह से कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाया था पूरे मध्य प्रदेश में, हम जिन सीटों पे हम कई बार से चुनाव हार रहे हैं उन पे पहले ही प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे, वो नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस को ये चयन करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा, हमारे जो युवा नेतृत्व है वो बाहर आके आए। कारण ये है कि अगर युवाओं की शक्ति जो है वो अगर साथ में लेके नहीं चलेंगे तो उन सीटों पे हार सुनिश्चित जरूर वो सीटें नहीं निकाल पाएंगे। आप बिंद में देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई कांग्रेस में। तो इसलिए
कांग्रेस को अब स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। बीजेपी ने ये प्रयास किया है कि चाहे वो दिग्गज हो, उन्होंने क्या समीकरण बिठाया, चाहे आप देखें पिछड़ा वर्ग का समीकरण उन्होंने बिठाया, गणेश जी को टिकट दे दिया सत्ता से, फिर वही लोधी समाज को उठाया तो प्रहलाद पटेल को दे दिया आपको महाकौशल से। व्यापारी संघ एक बड़ा है, आप देखिए इंदौर उन्होंने सब वर्गों को साधने की कोशिश की। हालांकि माफी चाहता हूं प्रदीप जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी रणनीति के मामले में हो या फिर लिस्ट जारी करने के मामले में बाजी तो मारती दिख रही है, और दिग्गजों को मैदान में उतार कर उसने एक तरह से माहौल भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। क्या कांग्रेस को रणनीति बदलना होगी? निश्चित तौर पर यदि प्रदीप तिवारी जी की बात को माना जाए तो कांग्रेस को विचार करना होगा कि क्यों वो अब तक सूची जारी नहीं कर पाई, जबकि वो पहले से मेहनत कर रही थी। तो इसके पीछे क्या वजह है? कोई घबराहट है या उसे अपनी रणनीति बदलना होगी? अब अपने दिग्गजों को भी मैदान में उतारना होगा ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके। अब ये दिग्गज कितना कमाल दिखाएंगे, कितना पार्टी के फेवर में माहौल बना पाएंगे, जीत दिला पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा और परिणाम बताएंगे। उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।